तो सर बाकी जो है और आगे काम करेंगे, प्रधान साहब अभी आके और आपको बताएंगे उन सब चीजों के बारे में, कैसे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग। फिलहाल जो हमारा डेयरी फार्म है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसको क्या करना है, अपन ये सारी चीजें जो कोई नई चीज नहीं बताने वाला हूं। मैं हमेशा जैसा कहता हूं कि बस कोई पुरानी चीजों का रिविजन कर रहे हैं अपन, सबको सारी चीज पता है, केवल अपन हर बार याद दिला देते हैं जिससे कोई छोटी मोटी चूक अपने पास ना हो जाए। तो फ्रेश का देखिए ट्रांजिशन लगभग लोगों के पास में ट्रांजिशन में आ गया, एनिमल ड्राइंग ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया, लोग ट्रांजिशन आ गए और जानवर सूने भी लगे, काविंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हमने अब हमारे पास जो समय है वो समय है ट्रांजिशन और काविंग का। ये चीजों में हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो ध्यान देने की चीजें वो रखना है। देखो ट्रांजिशन पीरियड में हमेशा बोलता हूं, यदि ट्रांजिशन पीरियड हमारा मजबूत हुआ तो हमको आगे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की या प्रॉब्लम कोई हमारे फार्म पे नहीं होने वाली है, कंफर्म। हम जो मेहनत कर रहे हैं काविंग के 20 दिन 21 दिन पहले, 1 महीने पहले से जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम क्या होने वाला है, जो हम चाहते हैं। हमारे 2 गोल है। पहला गोल हमारा 3 गोल, बल्कि पहला गोल हमारा यह है कि एनिमल की काविंग अच्छे से हो, उसको किसी प्रकार का कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब आप सारे जानते हैं, मिल्क फीवर हो गया, हाइपोफॉस्फेटिमिया हो गया, हाइपोपोटेसीमिया हो गया, आरओपी हो गया, कीटोसिस हो गया, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो। पहला गोल हमारा ये है। दूसरा गोल हमारा क्या है, दूसरा गोल है हमारा कि एनिमल हमारा सही समय पर पीक पकड़ ले और लंबे समय तक उस पीक को मेंटेन करे। ये दूसरा गोल हो गया। और तीसरा गोल क्या हो गया, तीसरा गोल हो गया हमारा कि अडर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन के टाइम पे एनिमल को क्या क्या तैयारी करनी है। एनिमल की तैयारी यही है कि जो हमने उसका बीसीएफ बढ़ाया था, वो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट जमा था वो हमारे काम आएगा आगे जब हमको जरूरत पड़ेगी। रूमेन हमारा फिर से एक्टिवेट होगा, क्योंकि पहले एनिमल जब ड्राई पीरियड में था, कम फीड पर चल रहा था, कम फॉरेज पर चल रहा था, फिर से उसको एक्टिवेट करना है हमको। लीवर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देखो लीवर है बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट करना है लीवर को। लीवर का क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमें मालूम है कि भाई साहब इसी से सबसे ज्यादा काम लेने वाले हैं। हम हाई फीड खिलाने वाले हैं, और हाई फीड भी कैसा खिलाने वाले हैं, हाई फैट हाई एनर्जी का फीड खिलाने वाले हैं। तो लीवर को ही सबसे ज्यादा काम करना है, सारा कुछ लीवर करने वाला है। तो लीवर को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करके रखना है, जिससे कि अच्छे से उसकी ग्लाइकोजेनोसिस हो, ग्लूकोज का प्रोडक्शन अच्छे से हो। जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमारी बॉडी सेल के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और आगे फर्दर मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए, अब दूध प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। और साथ में उसकी मसल्स स्ट्रांग हो। मसल्स स्ट्रांग क्यों चाहिए? देखो मसल्स स्ट्रांग के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आगे उसको फिर से बच्चे को पालना है अपने अंदर, तो उसकी अंदर की मसल्स स्ट्रांग चाहिए। हाथ की और पैरों की मसल्स इसलिए स्ट्रांग चाहिए कि 600 650 केजी बॉडी वेट का एनिमल है, जिसके पास में 40-50 लीटर दूध भी है। उसको सारे भार को झेलने के लिए स्ट्रांग बोन और स्ट्रांग मसल्स की आवश्यकता है। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार से यदि मिल्क फीवर हो गया या किसी प्रकार से एनिमल डाउनर्स बाउंड में चला गया, तो उसको वापस से स्टैंड करने के लिए यदि मसल्स स्ट्रांग होंगी तो वह वापस से जल्दी खड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो मेन एम है वो ये 4 चीजें हैं जो हम ट्रांजिशन के थ्रू करते हैं। और करते कैसे हैं ये आपको सबको पता है। बेसिक 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट, उसकी एनर्जी की नीड को फुलफिल करना, तो उसकी प्रोटीन की नीड को फुलफिल करना। और इंपॉर्टेंटली जो हम डीकेड की बात करते हैं, बार बार हम डीकेड की बात करते हैं, डीकेड को मेंटेन करना। मैं कभी नहीं बोलता कि डीकेड को माइनस करना, मैं बोलता हूं डीकेड को मेंटेन करना। माइनस करना ये तो सबको पता है, लेकिन कितना माइनस करना, अब ये कैलकुलेट करके कागज पर यदि मैं कैलकुलेट करके आपको मिली इक्विवेलेंट में बता दूं, वो काम नहीं आएगा आपके। हर जगह हर एनिमल को आप मिली इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करके दोगे भी, तब भी उस हर एनिमल का रिस्पॉन्स अलग होगा। तो क्या तरीका है जिसको हम नाप सके कि मेरा सही मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा? एक ही तरीका है, यूरिन पीएच। आप ट्रांजिशन एनिमल का यूरिन पीएच चेक करो। ये आपको लगता है, और आप जो भी खिला रहे हैं डीकेड को नेगेटिव करने के लिए, यदि आप जैसे मैक्सिमम लोग, काफी सारे लोग फ्रेश काउ कॉम्बो खिलाते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेश काउ कॉम्बो, आप यदि उसको दे रहे हैं तो उसका डोज कितना होना चाहिए? लोग पूछते हैं उसका डोज कैसे ऑप्टिमाइज करें। डोज ऑप्टिमाइज करने का तरीका यही है, यदि पीएच आपको लग रहा है कि 7 या उसके ऊपर जा रहा है तो डोज बढ़ा दो। यदि आप आधा किलो दे रहे हो 700 ग्राम कर दो, 800 ग्राम 900 ग्राम कर दो। आपको लग रहा है कि पीएच नीचे जा रहा है, 6 से नीचे जा रहा है, तो उसका डोज कम कर दो। आपने केवल पीएच को मेंटेन करना है। यदि आपने पीएच मेंटेन कर लिया 6 के आसपास, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी काविंग बढ़िया होगी।
काविंग बढ़िया होने के साथ साथ जेर टाइमली गिर गया, जेर टाइम पे गिर गया और एनिमल को मिल्क फीवर की शिकायत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके बोन्स के पास में एक्सेस कैल्शियम अवेलेबल है, जब जरूरत पड़ेगी ब्लड वो कैल्शियम को ले लेगा। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि हम मिल्क फीवर केवल बोलते हैं किसको कि गाय मेरी बैठ गई, वो तो डाउनर हो गई। मिल्क फीवर में सब क्लिनिकल मिल्क फीवर सबसे इंपॉर्टेंट। सब क्लिनिकल मिल्क फीवर में क्या होगा? आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ दिखेगा एनिमल फीड इंटेक थोड़ा सा कम करेगा, थोड़ा सा कम, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन को कम करेगा। प्रोडक्शन कितना कम हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1 से 2 लीटर कम हो जाएगा। अब 2 लीटर यदि मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ और 300 दिन का लैक्टेशन पीरियड है, तो टोटल सोच लो आप कितना हो गया? 600 लीटर। आधा भी मान लो 300 लीटर कम हुआ प्रोडक्शन। आप वो 300 लीटर दूध की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 40 करिए, कितनी हो गई उसकी कॉस्ट। और यहां पर आप देखिए कि उसको 20 दिन 21 दिन खिलाने की कॉस्ट क्या थी। तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट वही मिलेगा कि भाई मेरा तो उतना दूध आ गया जितने का मैंने खिलाया नहीं। तो इसीलिए ट्रांजिशन पे खिलाने में सबसे ज्यादा जोर देना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब काविंग हो रही है एनिमल की, तो हमको क्या करना है और कहां किस पॉइंट पर हमको फोकस करना है? जो सबसे बड़ा रिस्क पीरियड होता है काविंग का, पोस्ट काविंग का, पहले 3 दिन और 3 दिन के बाद में 2 हफ्ता। यहां पर क्या है? सबसे पहली चीज कि गाय ने बच्चा दिया, वैसे भी एनर्जी डेफिसिट है, एनर्जी कम है एनिमल की। एनिमल की एनर्जी कम होने के कारण क्या हो रहा है? उसकी मस्कुलर वीकनेस भी है। एक 40 किलो का 42 किलो का बच्चा निकाला है और साथ में 10 से 12 किलो का उसने लोशियल डिस्चार्ज भी निकाला है, तो 50-55 किलो के आसपास में उसने अपनी बॉडी से रिलीज आउट किया, बाहर फेंका मटेरियल को। तो उसको सबको निकालने में उसको एनर्जी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनर्जी। इसके बाद क्या करना है उसको? जितनी जल्दी, ये 2 हफ्ते जो इंपॉर्टेंट है, ये 2 हफ्तों में हमने जितनी जल्दी चीज को पकड़ लिया उतना हमारा फायदा होगा। यही सबसे ज्यादा आपको मेस्टाइटिस भी हो, मिल्क फीवर, कीटोसिस, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोफॉस्फेटिमिया, हाइपोपोटेशियमा, ये सारा कुछ यहीं पर होना है, जिसको हाइपोकैलेमिया भी बोलते हैं। सारा कुछ यहीं पर होना है, ये 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर आना है। तो अर्ली की डिटेक्शन, जितना जल्दी आपने बीमारी को, जितना जल्दी समस्या को आप पकड़ लेंगे, उतना जल्दी उस समस्या का आप समाधान कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही फाउंडेशन आपके पूरे लैक्टेशन का, पूरे 300 दिन का फाउंडेशन यही है जो हमको ध्यान रखना है। एकदम सिंपल सी चीज देखो, जब काविंग के पहले, यानी कि जब ट्रांजिशन में एनिमल है, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, केवल डू नॉट कीप ओवर क्राउडिंग। मैं हमेशा बोलता हूं ज्यादा भीड़ मत रखो, जितनी जगह है उतने ही एनिमल रखो। यहां पर आपको एनिमल को फ्री रखना पड़ेगा। आप देखेंगे जब आप एनिमल को देखिए, क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल हाई होने से क्या होगा? यदि कॉर्टिसोल का लेवल हाई है तो सीएल का डिप्लीशन जल्दी से जल्दी होगा। सीएल का जल्दी डिप्लीशन मतलब सीएल जल्दी टूटेगी तो क्या होगा? बच्चा जल्दी बाहर आएगा, यानी कि आइदर चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर काविंग या अर्ली काविंग। आप ये चीज आप गौर करना कभी, यदि किसी पेन में या किसी समय आपके फार्म पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, आपने नया सेट बना लिया, एनिमल फैल गया, अच्छी बात है। जहां ज्यादा भीड़ है जिस फार्म पर, उस फार्म पर देखेंगे तो एनिमल को जो अपना पूरा 280 दिन पूरा कवर करना चाहिए वो कवर नहीं किया गया। एनिमल हो सकता है 265 दिन में काविंग होगी, 260 दिन एवरेज काविंग निकालेंगे तो वो अर्ली काविंग करेगा। इसलिए ओवर क्राउडिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे आपको लगा कि अब ये गाय बच्चा देने वाली, देखिए जो बड़े फार्म होते हैं, 100, 200, 500 एनिमल के फार्म होते हैं, 1000 एनिमल के फार्म होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, एक अलग से काविंग पेन बनवाते हैं। अलग से काविंग पेन में हम क्या करते हैं, एक एक गाय के लिए रखने की जगह बनाते हैं। वहां पर क्या होता है, जब एनिमल बच्चा देने वाला है, हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाटर बैग इसका डिस्चार्ज हो गया, हम उसको ला करके वहां बांध देते हैं और वहां अच्छी साफ सफाई के साथ में बढ़िया कंफर्टेबल उसको बेडिंग दे देते हैं। एनिमल इस समय क्या होता है, अपने आप को आइसोलेट रखना चाहता है, सारी भीड़ दूर से आई, ये उसका प्राइवेट काम है, पर्सनल काम हो रहा है। वो बच्चा देने वाला, रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक नई लाइफ को दुनिया के अंदर लाने वाला है। इस समय उसको आइसोलेशन चाहिए। इस समय यदि वो इधर बच्चा दे रहा है और उधर दूसरी गाय आके उसके ऊपर झूम रही है, या कोई गाय हीट में आकर के उसके ऊपर चढ़ रही,
वो कभी भी सहज नहीं होगा। सहज होकर असहज में फिर वापस से वही स्थिति आएगी, कोर्टिजोल लेवल बढ़ेगा और वो अगेन बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जैसे आरोपी वगैरह इस टाइप के प्रॉब्लम। तो उसको एक आइसोलेशन रिलेटेड एक अलग जगह चाहिए। मिल्क फीवर की हमने अभी बात करी, और दूसरी हमने बात करी कि जो है पार्चुलेशन यदि कुछ समय के बाद क्या कई बार क्या होता है कि दूध थोड़ा जल्दी आने लगता है। दूध जब जल्दी आने लगता है, काविंग के पहले आने लगता है, तो उस दूध को आपको निकालना नहीं है कतई, आपको छोड़ देना उसको एजुकेशन, अदरवाइज वो प्रीमेच्योर काविंग की तरफ बढ़ जाएगा। और पार्चुलेशन के साइन को अपने को वॉच करना, ध्यान देना है। पार्चुलेशन के देखो अलग अलग पीरियड होते हैं, डायलेशन फेज होता है, ये इसमें अपन बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अपन केवल क्या ध्यान रखना अपन ने वो दे रहे। यहाँ पे हमने देखना क्या है कि अब बच्चा आने लगा, ध्यान देना हमने, उसको नजर रखनी है उसके ऊपर। अब बच्चा आ रहा है तो कैसे आ रहा है, सीधा आ रहा है कि उल्टा आ रहा है? यदि उल्टा आ रहा है तो हो सकता है आपको असिस्ट करना पड़ जाए, बच्चे को हाथ लगाना पड़ जाए, जरूरत पड़ सकती है आपकी। तो आप देखो 2 घंटा 3 घंटा हो गया यार, बच्चा आ ही नहीं रहा यार, आ ही नहीं रहा, बीच में अटका हुआ है, तब आपको उसको असिस्ट करना पड़ेगा बच्चे को निकालने के लिए। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि बच्चे की पोजीशन सही आ रही है, नॉर्मल तरीके से बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपको ध्यान देना है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया और डिस्टोकिया हो गया, और डिस्टोकिया को हमने लंबे समय तक टाल दिया या नजरअंदाज कर दिया, टाल दिया तो नहीं, नजरअंदाज कर दिया, ध्यान में नहीं आ पाया हमारा, और गाय का बच्चा फंस के देखो, डिस्टोकिया के प्रॉब्लम बड़े होते हैं, आपको भी पता है। यदि बच्चा को खींच के निकालना पड़ा, बच्चे की डेथ हुई या बच्चा ठीक ठाक निकल भी गया, लेकिन उसने थोड़ा सा भी पानी पी लिया, तो बच्चे को ड्रेंचिंग निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बच्चे को ड्रेंचिंग निमोनिया होगा तो बाद में खांसेगा, हो सकता है लेटर ऑन स्टेज में जाकर के उसकी डेथ हो जाए, या वो उतने अच्छे से अपनी ग्रोथ ना पकड़ पाए। मदर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, जब आप खींचते हैं स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, मदर का भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से फिर उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने की तैयारी में रहेगी। दूसरी चीज क्या है, जब आप खींचते हैं और सही तरीके से और सही पोजीशन के साथ में उसको नहीं खींचा गया, तो क्या होते हैं, चांसेस होते हैं टीयर होने के, यानी अंदर से तो वो रिपेयर के साथ क्या करता है, एक फाइब्रिन टिश्यू डेवलप कर लेता है, हार्ड हो जाता है। आपने कई एनिमल में देखा होगा कि आप लोग यही करते हैं तो हाथ डाले होंगे, कई एनिमल का सर्विक्स बहुत हार्ड हो जाता है, वहां पर फिर आपको यही करने में भी प्रॉब्लम आएगी, और यही प्रॉपरली नहीं होगी तो डेफिनेटली कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगा। कई एनिमल को डिस्टोकिया में यदि बहुत ज्यादा खींचना पड़ता है तो अंदर यूट्रस भी टीयर हो जाता है, यानी फट जाता है। जब यूट्रस यदि फट जाता है और फटने के बाद में जब उसकी हीलिंग होती है, जब वो सही होता है, तो वो जाकर के जो अंदर की जो लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उस पर जाकर के ऊपर ऐसे चिपक जाता है। और वहां पर जब आप बाद में आप 1 महीने 1.5 महीने बाद जब हाथ डालते तो आपको यूट्रस हाथ में पकड़ में नहीं आता। यदि यही करने वाले या ये लोग होंगे उनको ज्यादा अच्छे से ये चीज का एहसास हुआ होगा कि एडिशन हो जाता है वहां पर जाकर, और एडिशन हो गया, यूट्रस एडेयर हो गया ऊपर के मेम्ब्रेन के साथ में, तो वो डेफिनेटली कंसीव करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लगभग ना के बराबर काम है वहां पर। तो डिस्टोकिया में ये चीज ध्यान रखना कि उसकी प्रॉपर हैंडलिंग हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब काविंग जब हो गई तो हमने क्या ध्यान देना है, जेर पे ध्यान देना है कि उसका जेर गिरा या नहीं गिरा, और जेर यदि गिरा तो इमीडिएटली उस जेर को हमको डिस्पोज ऑफ करना है। कोशिश करना है कि एनिमल उस जेर को ना खा ले। कई बार एक्सीडेंटली एनिमल जेर को खा लेता है, यदि जेर को खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, केवल वो एक प्रोटीन का पार्ट है, और थोड़ा सा प्रोटीन ऐसा है उसका कि उसको पचने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे समय यदि जेर खा लिया है एनिमल ने, तो उसको लग्जेटिव उसको दिया जा सकता है। किसी ने, पता नहीं सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक बंदे ने मेरे को एक सवाल किया था कि साहब हम तो जो है अपनी गाय का जेर उसी को खिला देते हैं। मैंने कहा यार ऐसा मैंने तो कहीं देखा नहीं है कि कोई जेर खिलाता हो अपनी गाय को, लेकिन यदि आप खिला भी रहे हो तो अच्छा तो नहीं कर रहे हो, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा इजीली, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो बाद में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, जिससे कि एनिमल खाना अच्छे से नहीं खा पाएगा, ड्राइमेटर इनटेक उसका प्रॉपर नहीं होगा, और भी बाकी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि वो जेर को ना खा पाए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हल्का गुनगुना गर्म पानी देना है। सभी देते होंगे हल्का गुनगुना, हम तो केवल रिवाइज कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। हल्का गुनगुना गर्म पानी देना है, और कोशिश करें उस गर्म पानी के अंदर में थोड़ा सा सीरा या गुड़ या खांड को घोल लें। एनर्जी चाहिए सब, तो वो एनर्जी को घोल लें और उसको घोल करके और उसको दे दें। कुछ नहीं मिले ग्लूकोज घोल लें, नहीं मिले चीनी घोल लें, जो अवेलेबल हो वो चीज घोल लें, वो इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो बाहर के देशों में एक बना बनाया काउ ड्रेंच आता है,
उसको वो लोग इमीडिएटली पिला देते हैं। आप यहाँ खुद भी बना सकते हो, मैं आगे फार्मूला आपको देता हूँ कैसे बनाना है, वो आप खुद बना सकते हैं। वो आपको पिला देना है एनिमल को लगभग ये देखिए, ये पूरा उसका फ्रेश काउ ड्रेंच का फार्मूला है, 20 लीटर का फार्मूला है। वहां फौरन में ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये इस टाइप का जो है वो आता है वहां पर, ये इस टाइप का पूरा 20 लीटर का केन आता है बाहर में। तो उसको क्या करते हैं कि सीधा का सीधा, और ये पंप आती है, पंप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार बोलता हूँ कि यार वो पंप जो है वो हमारे सबके पास होना चाहिए। एक 2 वे पंप होता है, 2 वे रूमेन पंप बोलते हैं। मुनीश शर्मा जी दिख रहे थे मुझे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पीडीएस के मार्ट पर जो है वो जरूर मंगवाएं उसको। तो वो पंप जो होता है 2 वे पंप होता है। 2 वे पंप क्या करता है, एक काम उसका होता है कि रूमेन के अंदर कोई चीज डालनी है तो हमने डाल दी मैनुअल पंपिंग करके, और एक होता है कि रूमेन से कोई चीज निकालनी है। रूमेन से निकालना कई बार बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके पास कोई गाय है जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन हो गए ऑफ फेड है, कुछ भी नहीं खा रही है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपने एक अच्छा हेल्दी एनिमल पकड़ना है, उसके अंदर पंप डालना है, पंप डाल करके उसके अंदर से 20-30 लीटर जो है वो फ्लूइड निकाल लेना है रूमेन का, और दूसरी गाय में जो नहीं खा रही है उसमें डाल देना है। आप देखेंगे इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट एंड है। कोई एंटीबायोटिक, कोई फ्लूइड, कुछ देने की लोड नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। बाहर में बहुत कॉमन है, सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे, बड़ा कॉमन चीज है। बस ये 2 वे पंप और बड़ी सिंपल सी चीज है जो हमने हमारे सबके फार्म के पास होना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो ये है फ्रेश काउ ड्रेंच का फार्मूला। ये फार्मूले में सिंपल चीज है, वार्म वाटर यानी कि हल्का सा गर्म पानी लेना है आपको, उसके बाद डेल्टा ग्रीन डालना है 300 ग्राम, ईस्ट डालना है 200 ग्राम, उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड डालना है 100 से 150 ग्राम के आसपास में, मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम मिल जाएगा। जहां केमिकल्स मिलते हैं, यहाँ लैब आइटम्स मिलते हैं, वहां पे तो ये आपको आसानी से मिल सकता है। ईस्ट सबके पास मिल जाएगा। जहां चैनल करो शेयर सबसक्राइब तो लाइक जी। अगली वीडियो पावे काफ ते जी, काफ किवें तैयार करिए डॉक्टर साहब दसणगे, उन्होंने करांगे गलबात जी। चैनल करो शेयर सबसक्राइब तो लाइक करो जी। थैंक यू जी, धन्यवाद जी।